वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट एट तैयारी 360 आईएएस। आई एम सौरभ। आप सभी का तैयारी 360 आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनमें से दो मेंस स्पेसिफिक होंगे, दैट इज नेटो एंड द रिपोर्ट ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। द रेस्ट थ्री टॉपिक्स आर प्रिसाइसली प्राइमरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, दैट इज आरबीआई रेपो रेट जो उन्होंने अनाउंस किया है, मार्च सर्विसेज पीएमआई एंड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। नाउ let's jump into our class. The first is NATO has turned 75 years old. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 75वीं वर्षगांठ पूरी की है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज ए वेरी रेजिंग जियोपॉलिटिकल इशू। यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर है वो रिटर्न होती है 2022 में, जब रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को। सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप, उसके बाद से यूरोप के अंदर कोई भी वॉर, बड़ी वॉर नहीं हुई थी, जो कि 2022 में जो एक क्रम था वो टूट गया। So NATO military alliance जो है on Thursday marks the 75th anniversary of the signing of its founding treaty in Washington on this day 1949। 12 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मिनिस्टर्स गैदर होते हैं वाशिंगटन डीसी में तब, टू कमिट देयर नेशन टू वन अनदर डिफेंस। विद द स्कार्स of the Second World War is still raw and new threats looming, they pledge to safeguard the freedom of their people. So NATO का जो फॉर्मेशन है उसको आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं विद द इमरजेंस ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। तो जो हॉट वॉर थी, जो कि डिफीट ऑफ जर्मनी के साथ यूरोप में खत्म हुई, डिफीट ऑफ जापान के बाद एशिया में खत्म हुई, तो इमीडिएटली आफ्टर देयर इज ए emergence of a new type of great power competition in the form of cold war, जो कि एंड होती है 1991 में, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता है। तो नेटो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इन द डिफीट, कोट अनकोट डिफीट ऑफ द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर इन 1991, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद सक्सेसर स्टेट्स में रशिया आता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं, और भी स्टेट्स आते हैं। तो नेटो का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1991 के बाद ये बातें होने लगी कि नेटो की जरूरत क्या है, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सोवियत यूनियन को डिफीट करना, जो कि अचीव हो गया। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द नेटो? और ये सवाल आज ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि रशियन लीडर्स, प्राइमरली प्रेसिडेंट पुतिन, इज आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, दैट व्हाई नेटो नीड्स टू एक्सपैंड। इसी बात पे 2022 में 24 फरवरी वो डेट है जब रशिया ने अपना इन्वेजन जो है यूक्रेन का लॉन्च किया। तो हम नेटो के बारे में बात करेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन टू यू, इसके बेसिक फीचर्स क्या है, इसकी हिस्ट्री और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, व्हाट आर इट गोल्स और व्हाट आर द चैलेंजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया नेटो रिलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा रिलेशन नेटो के साथ बहुत एक्टिव नहीं रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वी वेयर विद द सोवियत यूनियन कैंप एक तरीके से। तो जो मैप है उसे देखना जरूरी है। मैप इट गिव्स यू विजुअलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है। इस मैप में जो फाउंडर कंट्रीज हैं दे आर विजिबल टू यू। 1949 में जब ये ट्रीटी साइन हुई तो उसमें ये मेंबर कंट्रीज थी, टोटल 12 कंट्रीज थी जिन्होंने ये फॉर्म किया इस अलायंस को। 1950 से 2000 के बीच आप देख सकते हो कलर कोडिंग के साथ चेंज हो रहा है, कैसे मेंबर्स ये ऐड करते जा रहे हैं, एक्सपेंशन कंटिन्यूसली इनका होता जा रहा है, एक्सपेंशन करते जा रहे हैं अपना मेंबरशिप का। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इशू फॉर रशिया। आप रशिया को देख सकते हैं कहाँ पे है, दिस इज रशिया, और यहाँ पे नेटो इज सिंपली एज ए मिलिट्री अलायंस इज सिटिंग देयर, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है किसी भी कंट्री के लिए अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मैनेज करना, अगर आपके नेबरहुड में एक बहुत ही बड़ा ट्रांस ओशन अलायंस है विच इज लेड बाय द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 12 कंट्रीज थी जो फाउंडर्स थे, उनके बाद 31 मेंबर अलायंस हुआ 73 ईयर्स में। इसके बाद हम स्वीडन फिनलैंड ऐड हो गए हैं। तो सबसे पहले यूएस, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे टर्की। टर्की जनरली पीपल अज्यूम कि इज नॉट पार्ट ऑफ द नेटो, बट इट इज। 1952 में टर्की ऐड होता है। टर्की फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो जो 12 फाउंडर्स हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं,
कि कौन से फाउंडर कंट्रीज है और कौन से बाद में ऐड हुए, बिकॉज आपका जो एग्जामिनर है दे कैन डेफिनेटली कैन ट्रिक यू इस तरीके से कोई स्टेटमेंट देके कि कौन सी कंट्रीज फाउंडर है, कौन सी कंट्रीज फाउंडर नहीं है। और नेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। दिस इज वन मोर मैप फॉर यू टू विजुअलाइज, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, आइसलैंड, और ये आपका पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, जो सेंट्रल यूरोप है, उसमें आपको नेटो दिखाई दे रहा है। कौन से मेंबर्स हैं यूरोप में जो नेटो के मेंबर हिस्सा नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेटो। अभी कल के दिन जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने कहा कि यूक्रेन विल बी ए मेंबर ऑफ द नेटो, जिसके बाद रशिया से कमेंट आए हैं कि दिस इज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। सो ये बहुत ही डेडली सिचुएशन है। क्यों है ऐसा, वाई देयर विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, कि क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए मेंबरशिप को आपको देखना होगा, हाउ कंट्रीज एक्वायर द मेंबरशिप द नेटो, और उनका फायदा क्या है मेंबरशिप का। तो ये जो अलायंस है, इसके जो गोल्स हैं ये आपको समझने होंगे कि गोल्स क्या है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बिलीव करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। किससे सिक्योरिटी इन कंट्रीज को चाहिए? तो यूरोप में प्राइमली जो एंटागनिस्ट थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉन्च किया, उसमें आप इटली को जोड़ते हैं, मुसोलिनी वाज देयर, जर्मनी वाज देयर under Hitler, the Nazis. So they both were defeated at the end of the Second World War. So which is the new threat जिसके लिए NATO बनाया गया? That was Soviet Union. Soviet Union, USSR was a very important power bloc and emerged as superpower post Second World War. So USSR was not just a superpower in the military, political, diplomatic sense, but also ideological sense. So ideologically also the idea of communism was very predominant, और फॉर्मर एम्पायर जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इनकी कॉलोनीज होते थे, so that was also a threat to them. And the western world led by UK, US, उन्होंने देखा कि हमारी आइडियोलॉजिकल जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, कंपिटिटिव इनइक्वालिटी, इस तरह के जो कंसेप्ट है उनको चैलेंज करता है कम्युनिज्म, और इसी के लिए उन्होंने अगेंस्ट सोवियत यूनियन नेटो की स्थापना की। सो बेसिकली दिस इज, अगर मैं सामान्य भाषा में आपको बोलूं तो दिस इज नथिंग बट यूनाइटेड स्टेट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस ऑफ यूरोप। यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन द फॉर्म ऑफ नेटो टू डिफेंड यूरोप अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन द फॉर्म ऑफ नेटो। एक तरह से गारंटी है सिक्योरिटी की, जो कि यूरोप की सिक्योरिटी की गारंटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ले रहा है। ये है नेटो का जो एक कोर पार्ट है। अब मेंबरशिप जो है उसमें बेसिकली कैसे हम लाते हैं लोगों को, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 7 स्टेप एसेशन प्रोसेस होती है इसकी। नेटो एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वाइटेड कंट्री दे टेबल पे बैठते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद द इन्वाइटेड कंट्री सेंड्स एन ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट टू नेटो सेक्रेटरी जनरल, और उसके बाद डिक्लेरेशन होता है कि इट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट ऑफ नेटो मेंबरशिप। कैलेंडर ऑफ रिफॉर्म भी रखा जाता है। तीसरा पॉइंट होता है कि एडिशनल असेसन प्रोटोकॉल लाए जाते हैं टू द वॉशिंगटन ट्रीटी। Then fourth point is protocol must be ratified by NATO member state in line with their national laws and procedures. Then all member states after completing their ratification process issue a notification that they have accepted the protocols. ये पूरा collective functioning होती है। So इसमें consensus बहुत ही important है। इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में टर्की made out an issue. Turkey was simply a member of NATO. So Erdogan basically is ruling Turkey. So he was creating problems in the accession of NATO membership for Finland and Sweden. नॉर्वे एक फाउंडिंग मेंबर है। तो 3 कंट्रीज हैं ये जो आप देख रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को कहा जाता है, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो इसमें से नॉर्वे फाउंडिंग मेंबर्स था। स्वीडन और फिनलैंड की एक तरीके से नॉन अलाइंड पॉलिसीज रही हैं, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन लॉन्च किया, इन्होंने अपना नॉन अलायंस का जो कंसेप्ट था उसको डंप कर दिया एंड दे डिसाइडेड टू जॉइन नेटो। बट टर्की हैज सम मीट टू ग्राइंड, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं, टर्की को कुछ अपने इश्यूज रिजॉल्व करने थे इसमें स्वीडन एंड फिनलैंड, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की एंड फाइनली दे एग्रीड कि ठीक है मेंबर्स होंगे। Last में the new members completes own national legal process, submits a accession document to the US, which has kept the Washington Treaty and becomes a NATO
मेंबर्स। तो इस तरीके से आप नंबर बनते हो। आर्टिकल 5 नेटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। इसका सिंपल सा मतलब है कि अटैक ऑन वन मेंबर इज इक्वलेंट टू अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर रशिया पोलैंड को इन्वेड करता है, जो कि मेंबर है नेटो का, in that case it is an attack on all the members of the NATO. so NATO का एक collective response निकल के आएगा। इसीलिए एक बहुत ही एक सीरियस इशू क्रिएट हो जाता है यूरोप के अंदर, because these are small states, you can see these are small states, they cannot withstand the might of the Russian military machine। ऐसा उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, सोवियत यूनियन वाज फार मोर पावरफुल। इसीलिए हमें एक कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए। सिर्फ एक बार है आज तक की हिस्ट्री में जब आर्टिकल 5 को ट्रिगर किया गया, इस क्लॉज को, कलेक्टिव डिफेंस को, और वो था 9/11 के बाद, जब 2001 में सितंबर 11 को ट्विन टावर्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थे, उनको अलकायदा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। स्ट्रक्चर है नेटो का, इनका अपना एक सिविलियन स्ट्रक्चर है, सिविलियन साइड है और एक मिलिट्री साइड है। तो सेक्रेटरी जनरल है, उसके अंदर चीफ ब्यूरोक्रेट होता है, चीफ डिप्लोमेटिक, चीफ पॉलिटिशियन, चेयर्स एंड नॉट काउंसिल, हमेशा यूरोपियन होते हैं ये, और सुप्रीम अलाइड कमांडर होता है यूरोप का, ऑलवेज अमेरिकन। ये दिस इज इंटरेस्टिंग, अमेरिकन, जैसा आपको कहा, अमेरिका इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ यूरोप इन द फॉर्म ऑफ नेटो, इसलिए अमेरिकन ही होता है। दो रोल्स होते हैं, नेटो का टॉप कमांडर होता है और एक रीजनल कमांडर होता है। सिविल और मिलिट्री स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्बेसडर्स। ब्रुसेल्स में इनका हेडक्वार्टर है। पहले हेडक्वार्टर पेरिस हुआ करता था, लेकिन फ्रांस हैड ए फॉल आउट विद यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद फॉर 43 इयर्स फ्रांस नेवर लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ द नेटो। दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ये प्रेम साहब से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेंबर कंट्री है जिसने नेटो को लीव किया है आफ्टर ज्वाइनिंग इट। नो कंट्री। लेकिन फ्रांस ने फॉर 43 इयर्स टिल 2009 जो अपने आप को मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है नेटो का उससे दूर रखा था। सिविलियन का हिस्सा वो थे, लेकिन मिलिट्री स्ट्रक्चर से अपने आप को दूर रखा हुआ था टिल 2009, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने इसको रिस्टोर कर दिया। इसीलिए पहले हेडक्वार्टर पेरिस था, बाद में इसको ब्रुसेल्स ले जाया गया। तो एक डिफेंस प्लानिंग कमेटी होती है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल होती है, न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप होता है। कमेटी सबऑर्डिनेट टू द काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इनके पास अपना इंटरनेशनल स्टाफ है। मिलिट्री के केस में मिलिट्री कमेटी होती है, एक मिलिट्री स्टाफ होता है, स्ट्रेटेजिक कमांड्स होते हैं। सो एक पूरा फुल फ्लेज्ड आर्किटेक्चर सिक्योरिटी का यूरोपियन डिफेंस के लिए नेटो ने प्रोवाइड किया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे एरियाज रहे हैं, मिशंस रहे हैं जहां नेटो ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो या फिर कोसावा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इनकी जो मिशंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, जो भी नेटो ने मिशंस लॉन्च किए हैं, एक्टिवली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बिकॉज योर एग्जामिनर इज ऑल्सो कीपिंग ए क्लोज वॉच। नाउ, क्या गोल्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के? तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कलेक्टिव डिफेंस की ये बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। डिटरेंस, डिटरेंस मींस व्हाट, कि जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं जैसे रशिया है, उनको डिटर किया जाए कि आप कोई भी मिलिट्री एक्शन किसी भी मेंबर कंट्रीज के खिलाफ लॉन्च ना करें। स्टेबिलिटी और पीस को प्रमोट करते हैं, कोर मिशन है डिफेंस का। अगर डिटरेंस रहेगी, पीस रहेगी, तो भाई स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। जो रामचरितमानस का एक कंसेप्ट है, भय बिन हो न प्रीति, एक तरीके से भय दिखा के प्रीति यहाँ पे ली जा रही है, भय दिखा के शांति स्थापित की जा रही है। ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन बीच में आता है, एक साइड अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है। तो ये ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं और पार्टनरशिप्स को बिल्ड करते हैं। तो नेटो मेंबर्स के अलावा जो नॉन मेंबर्स भी हैं उनके साथ नेटो का भी रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेंबर स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, उनको उन्होंने एक मेजर पार्टनर का दर्जा दिया हुआ था आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अदर मेंबर कंट्रीज है, नॉन मेंबर कंट्रीज है, इनके साथ भी इनके कोऑपरेटिव मीटिंग्स, सेमिनार्स, कंसल्टेशंस, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो पार्टनरशिप्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द चैलेंजेस फॉर नेटो आर आल्सो एक्सपेंडिंग, और जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है।
नाउ व्हाई नेटो नीड टू एक्सपैंड, ये हमने शुरू में बात की थी कि नेटो को एक्सपेंशन की जरूरत क्या है जब सोवियत यूनियन डिफीट हो चुका है, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया 1991 में, तो क्या जरूरत है? रशिया इज ऑलरेडी वीकंड, रशिया इज नॉट सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन वाज फार बिगर कंट्री पॉलिटिकली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, लेकिन रशियन थ्रेट यूरोपियन माइंड्स में हमेशा से रही है। हिस्ट्री कहती है हमें कि रशियन एम्पायर सिंस द टाइम पीटर द ग्रेट हैव ऑलवेज बीन ए पोल इन द यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसीलिए रशिया दिमाग में एटलीस्ट यूरोपियन कंट्रीज के रहा है, अमेरिका के लिए भी एक ये इशू रहा है। हालांकि वर्बल अश्योरेंसेस दी गई थी रशियन लीडर्स को कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा। तो जो टेरिटरी है रशिया की, उससे ये जो टेरिटरी है इससे दूर रखा जाएगा, ये जो बॉर्डर है इससे दूर रखा जाएगा। इसीलिए जो बाल्टिक स्टेट्स हैं इन्होंने इनको मेंबर नहीं बनाया गया था पहले, बाद में ये मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1991 के बाद ये जो लिस्ट है दैट इज इटसेल्फ टेस्टिमनी। पोलैंड 1999 में ज्वाइन करता है, ये सब तब ज्वाइन कर रहे हैं जब यूएसएसआर नहीं है, रशिया है। हंगरी, लटविया, लुथानिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया। तो आप देख रहे हैं काफी बड़ा मेंबरशिप एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, कीपिंग रशियन थ्रेट इन माइंड। तो रशियंस आर रिएक्टिंग एक तरीके से। फाइनल नेल इन द कॉफिन जब यूक्रेन का ये बात हुई कि यूक्रेन भी ज्वाइन करेगा नेटो को, सो दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं। और रशिया का सारा जो सब्र का बांध है वो टूट गया, ऐसा रशियन लीडर्स कहते हैं, और उन्होंने इन्वेजन लॉन्च किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वर्बल एश्योरेंसेस दी गए थे रशिया को कि नेटो को ईस्टवर्ड, ये ईस्ट है, इस तरफ हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन उस वर्बल एश्योरेंसेस को जो बिल क्लिंटन ने दिए, उनके पहले सीनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्होंने भी दिए थे, उसको नकार दिया गया और आज परिस्थिति हमारे सामने है। तो ये जो वॉर लॉन्च हुआ ये बहुत ही डेडली वॉर है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। सो जो एस्टिमेट है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि मोर देन 5 लाख मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम बोथ द साइड्स रशिया यूक्रेन हैव डाइड इन दिस। और कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया यूक्रेन के द्वारा, रशिया ने भी अपनी पूरी मिलिट्री को रिकंस्टिट्यूट किया है। तो बहुत ही डेडली वॉर है। फॉर कंपैरिजन अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम डेथ इन एनी इंडियो पाकिस्तान वॉर वाज इन 1971, जब हमारे 3000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुए थे, वो 1971 की वॉर थी। कंपैरिजन आप देखिए, 5 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मिलिट्री पर्सनल, सिविलियंस नहीं है, मिलिट्री पर्सनल। ये बहुत ही सीरियस एक इशू है। रशिया इज सिंपली रिएक्टिंग टू द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो, और जिससे पोटेंशियल ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एक तरीके से क्रिएट होता है, क्योंकि रशिया इज अ सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर है आज भी रशिया, एंड बिगेस्ट न्यूक्लियर वेपन कंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इन केस समथिंग इज गोज आउट ऑफ हैंड, तो यूरोप के अंदर हम देख सकते हैं कि एक सीरियस क्राइसिस जिसमें न्यूक्लियर एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, और जो कि वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कैसे फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़े हैं, कैसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है दुनिया में। तो ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है जिसको नेटो हैंडल कर रहा है। नाउ रशिया अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन व्हाट अबाउट चाइना विच इज द बिगेस्ट सिंगल प्रॉब्लम फॉर द वेस्टर्न हेजेमनी। तो 2019 में जो लंदन कॉन्फ्रेंस होती है नेटो की, उसमें चाइना के ऊपर फोकस पहली बार नेटो अलायंस का आता है। नाउ चाइना इज ऑल्सो ए सीरियस कंपटीटर जिसके ऊपर नेटो फोर्स फेस करेगा जिसको। लेकिन नेटो का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस है। हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की जब चाइना की बात होती है, इसीलिए क्वाड की जब बात होती है जिसको कहा जाता है कि ये एशियन नेटो है, जो कि बात सही नहीं है। क्वाड इज नॉट ए ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नेटो इज ए ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेलेवेंस आने वाले समय में और बढ़ेगा। इसको आप एक्सपैंड होते और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि रशिया जो है दैट इज ए सिक्योरिटी थ्रेट इन यूरोप, लेकिन चाइना इज ए सिक्योरिटी थ्रेट इन एशिया प्राइमरली, और वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स, उनका फोकस अब ज्यादा एशिया की तरफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। इंडिया के साथ जो कम्युनिकेशन है नेटो का वो स्टार्ट हो गया है। जब तक नॉन अलाइंड मूवमेंट था तब तक हमने नेटो को लॉगर हेड्स में रखा, एक तरीके से नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने लीड किया था। लेकिन अब हम
एक तरह से क्वासी अलायंस की तरफ जा रहे हैं विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसीलिए नेटो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने की भी बात की जा रही है। सो वी विल सी कि इसमें आगे क्या होता है। The second topic that I have today for you, before I jump into that, let's look into this. That is the online test series. Tayari 360 IAS have launched the online test series for UPSC prelims. जून 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स है। सो 16 टेस्ट सीरीज ये होगी, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4 सी सैट टेस्ट होंगे। सो यू कैन एनरोल इनटू दिस टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of April। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करें बिफोर प्रीलिम्स, सो दैट यू टेस्ट योर मेमोरी। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी मेमोरी टेस्ट करते हैं, आप रियल टाइम जो रिएक्शन आपका आता है वो आप टेस्ट करते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। Now, the second topic is report on energy transition to achieve India's net zero target. This is a very important topic from the point of view of GS paper 3। तो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है जिसमें एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन्वायरमेंट, ये दोनों का उसको कवर करेगा। एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। The report was sanctioned by the Office of the Principal Scientific Advisor to the government in November 2021 as part of the study project. It addresses key questions on India's energy trajectory. How much energy India needs to achieve the high HDI, pathways to achieve it, and energy mix projection for this until 2070। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, HDI को हम लिंक कर रहे हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स है जो यूएन लॉन्च करता है। इसमें हम बात करते हैं एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग की, इसमें हम बात करते हैं हेल्थ की, इसमें हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो हायर एसडीआई जो कंट्रीज हैं 0.9 से जिनका ऊपर नंबर होता है, हमारा नंबर अराउंड 0.63 है, मीडियम कैटेगरी में हम आते हैं। सो अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसका एसडीआई ज्यादा होता है, अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उसका एसडीआई कम होता है। तो हम 2047 तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव सेड इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो प्रोजेक्शंस क्या होंगे उसके लिए, कितनी एनर्जी पर कैपिटा कंजम्पशन हमें चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि क्लाइमेट चेंज हमारे सिर पे है। क्लाइमेट चेंज, नाउ यू विल से कि कैसे इसका लिंकेज है। आई विल लिंक इट विद क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज के साथ एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कैसे लिंक्ड है और एसडीआई पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस रिपोर्ट को आप कंप्रहेंसिवली कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। नाउ रिपोर्ट अटेम्प्ट्स टू आंसर की क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपोर्ट आंसर करना चाहती है? हाउ मच एनर्जी डज इंडिया नीड, ये बात हमने कर ली एचडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से पाथवेज है इसको अचीव करने के लिए? एनर्जी मिक्स प्रोजेक्शंस क्या होंगे? एनर्जी मिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी मिक्स प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? एनर्जी बास्केट होता है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया के एनर्जी बास्केट में हाइडल पावर भी आती है, न्यूक्लियर पावर भी आती है, थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं, सोलर पावर आती है, विंड पावर आती है। तो इसमें क्या प्रॉपर एनर्जी मिक्स होगा टू अचीव बेसिकली द गोल ऑफ नेट जीरो 2070। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई विल टॉक अबाउट कि नेट जीरो क्या होता है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द एंड यूजर? क्या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम जो यूजर है, एंड यूजर है, वो एक्सपेंसिव एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि भाई पर यूनिट जो बिजली है वो 8 रुपए होगी, तो यू विल से कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। दिस इज कॉमन थिंग। तो जो कंज्यूमर है, रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, हमारे जो इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है, दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव एनर्जी, क्योंकि हम रिच कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है। व्हाट वुड बी द कार्बन एमिशंस, ये भी प्रोजेक्शन इस रिपोर्ट में किए गए हैं। व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको नेट जीरो अचीव करने के लिए। एस्टिमेशन, जो दूसरे चैलेंजेस होंगे उनको क्या आ सकते हैं सामने, और जो अपॉर्चुनिटीज है रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन की, क्रिटिकल मिनरल्स की, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS एक टेक्नोलॉजी होती है, नेचुरल गैस, एथेनॉल, हाइड्रोजन, ये जो न्यू क्लीनर ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज है टू अचीव द नेट जीरो बाय 2070। So this is also in this context is important. Now, एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है एनर्जी ट्रांजिशन? सो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब लगभग 1850, ये आप देख सकते हो, तब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है
कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेट हुई। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आज की तारीख में 2024 फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल एवरेज मीन टेम्परेचर है उसमें 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड हुआ है ग्लोबल मीन टेम्परेचर में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है सबसे पहले 19वीं सदी में, जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी आप इस्तेमाल आप करेंगे, तो रेलवेज के लिए आप कोल का इस्तेमाल करेंगे, स्टीम इंजन होंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, वहां पे कोल का इस्तेमाल होगा, तो मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, मैकेनिकल एनर्जी आई, और इससे जब आप कोल जलाओगे तो गैसेज एटमॉस्फेयर में जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उससे पोल्यूशन बढ़ा है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड। एक्सट्रीम इवेंट जैसे कल हमने बात की ड्राउट की, हमने बात की वाटर स्ट्रेस की, हमने बात की चेंज शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ मानसून की, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, हीट वेव्स और बढ़ेंगी। तो ये एक प्रॉब्लम्स है, सीरियस प्रॉब्लम्स है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, जब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर इंडस्ट्रियलाइजिंग, तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कराएं एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो डर्टी एनर्जी है जैसे कोल है, इससे हम निकल के आए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर पावर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो नेट जीरो का मतलब क्या हुआ? नेट जीरो का मतलब हुआ कि जितना आप एमिशंस एटमॉस्फेयर में आप रिलीज करते हो और जितना बेसिकली आउटपुट है और जो इनपुट है वो दोनों बैलेंस आउट हो जाए, तो आपका जो नेट कंट्रीब्यूशन है टू ग्रीन हाउस गैसेस वो जीरो हो जाए। ये है आइडिया नेट जीरो का, और इसके लिए आपको एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। आपको कोल जैसे जो सोर्सेज हैं, गैसोलीन जैसे सोर्सेज हैं, उनसे हाइड्रोजन पावर की तरफ आना पड़ेगा, उनसे आपको बायोफ्यूल की तरफ आना पड़ेगा। इसको हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। ये की आइडिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम अपना प्लेनेट अपने बच्चों को कैसे दे के जाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इसके लिए पेरिस अकॉर्ड 2015 में साइन हुआ था। 2015 में पेरिस अकॉर्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ये हमने अकॉर्ड साइन किया 2015 में, इंडिया से सिग्नेचरी। और इसके लिए हमने अपना जो नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है उसको हमने बात की। तो COP 2026 ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है पेरिस अकॉर्ड की, ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई। 26 सेशन जब हुआ था तो हमने पंचामृत स्ट्रेटजी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने रखी। इसका क्या कोर है कि भाई हम फॉसिल नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हम लेके जाएंगे बाय 2030। 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी बाय 2030। वन टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है उनमें रिडक्शन होगा बाय 1 बिलियन टॉन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। कार्बन इंटेंसिटी जो है हमारी इकोनॉमी की उसको हम 45% रिड्यूस करेंगे बाय 2030 कंपेयर टू 2005। टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070 हम लेके जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, उन्होंने 2050 नेट जीरो की बात की है। चाइना ने 2060 नेट जीरो की बात की है। इंडिया ने अपनी डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी को देखते हुए 2070 नेट जीरो की बात की है। सो अराउंड हाउ मच 45 ईयर्स राइट फ्रॉम नाउ। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राइट नाउ एज ऑफ मार्च 2023। इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया का टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो कितनी है। तो मैक्सिमम यू कैन सी इज कमिंग फ्रॉम कोल एंड लिग्नाइट। सबसे ज्यादा यहाँ से आई है, ओवरवेलमिंग, मोर देन 50%। उसके बाद आप देख रहे हो न्यूक्लियर, बायोमास, विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, हाइड्रो गैस, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही। अब हमें करना ये है कि इस जो ग्राफ है, ये जो लंबा सा ग्राफ है ब्लैक, इसको नीचे लेके आना है एक तरीके से, और ये जो है सोलर PV, विंड, बायोमास, न्यूक्लियर, इनको ऊपर लेके जाना है। और ये हमें इस तरीके से करना है कि हमारे जो कंज्यूमर है, जो रेसिडेंशियल है, जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा इंडस्ट्री है, उसको नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से हमें ये करना है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये जो रिपोर्ट है ये मैप कर रही है CO2 एमिशन अंडर 7 डिफरेंट सिनेरियोस। तो 7 सिनेरियोस की बात ही कर रहे हैं कि हम कौन सी ट्रेजेक्टरी लेंगे
और उस ट्रेजेक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एमिशन CO2 का होगा। तो ये कह रहे हैं NDCH। NDCH मतलब क्या हुआ? NDCH, NDCM, NDCL। तो NDCL इज नो लो इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो, NDCM इज मीडियम इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो और NDCH इज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो। तो तीन इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियोज हैं। NDCL इज लो, दिस इज लो, L फॉर लो, M फॉर मीडियम और H फॉर हाई। इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं लॉन्ग, मीडियम और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, कि अगर लो ग्रोथ है तो कितना CO2 एमिशन होंगे, मीडियम ग्रोथ है कितना CO2 एमिशन होगा, और हायर ग्रोथ है तो कितना CO2 एमिशन होगा बाय 2070। और ये क्या है? NZ1। NZ1 इज नथिंग बट, ये हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर पे फोकस करना। तो NZ1 अगर न्यूक्लियर पावर फोकस होगा तो कितना एमिशन होगा। NZ फॉर एग्जांपल 2 है, इसमें हम बात करेंगे कि भाई जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है उसको कैप्चर करके उसको स्टोर करना, ये टेक्निक होती है एमिशंस को कम करने के लिए। फिर तीसरा जो सिनेरियो है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना, NZ3 इज रिन्यूएबल एनर्जी। और चौथा जो NZ4 है वो है इंटीग्रेटेड सिनेरियो, मतलब हम तीनों को लेके चलेगा। तो NZ1, NZ2, NZ3, इसमें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और इसमें न्यूक्लियर पावर। तो आप देख सकते हो ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है। और NZ4 जो है ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड। अगर इसमें देखो तो ये जो येलो ग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी पर जब आप फोकस करते हो तो कैसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इन पे फोकस करें, ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज को लें और जो मॉडर्न मिक्स अभी भी है उसको चलता करें, तो आप देख रहे हैं कि एमिशंस हमारे कम नहीं हो रहे। सो दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और वो सस्टेनेबल हो, वो क्लीन हो, वो ग्रीन हो, तो फिर आपको न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इस तरह की टेक्नोलॉजी से फोकस करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट ये कह रही है। जो कोर कंक्लूजन इस रिपोर्ट से निकल के आ रहे हैं वो ये है कि देयर इज नो सिल्वर बुलेट टू अचीव नेट जीरो। ट्रांजिशन नीड मल्टीपल पाथवेज टू बी अडॉप्टेड विद कोएग्जिस्टेंट ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज इन एनर्जी बास्केट। कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं, इससे आप अचीव कर ले जाओ, आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन परमिटेशन करने होंगे। कोल आज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोल इज चीप, इज रेडली अवेलेबल इन इंडिया। हमारे पास बहुत बड़ा कोल रिजर्व्स है, इनका हम इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि हमारा कंज्यूमर एक्सपेंसिव एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अगले 2 डिकेड तक एटलीस्ट हमारे लिए बैकबोन बना रहेगा। नेट जीरो इज नॉट पॉसिबल विदाउट सब्सटैंशियल न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2070। तो इस तरह की जो कंक्लूजन्स हैं इनको आप एक्सटेंसिवली कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। टू अचीव नेट जीरो बाय 2070 द इलेक्ट्रिक सेक्टर नीड टू बी डीकार्बनाइज्ड। वेल बिफोर दैट आपको 2 डिकेड के बाद डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। कार्बन का जो इंटेंसिटी है उसको कम करना पड़ेगा। इंडियाज एमिशन वुड रेंज बिटवीन 0.5 BTCO2 टू 1.0 BTCO2 इन 2070। और जो रिमेनिंग गैप है एमिशंस में, उसके लिए आपको फॉरेस्ट्री पे काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो नेशनल ग्रीन मिशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। कोल पावर को फेज डाउन करना पड़ेगा and it will require active policies on critical minerals and carbon dioxide removal technology. Clean affordable electricity at low levelized cost of electricity consumers के लिए can be achieved in net zero pathways, especially with a focus on nuclear power and renewable power. इस तरह से कोर जो कंक्लूजन्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। फाइनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है इस फेज में 50 साल के 2020 से 2070 के बीच में वुड टू द ट्यून ऑफ 150 to 200 लाख करोड़, दैट इज अराउंड 2 to 2.5 ट्रिलियन। हर साल आपको 50 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। अभी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। तो ये जो कंक्लूजन्स हैं इनको ऑफ वर्बैटिम जैसा इसमें लिखा हुआ आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो फोकस करना है रिन्यूएबल पे, फोकस करना है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज पे, फोकस करना है फॉरेस्ट्री पे, फोकस करना है न्यूक्लियर पावर पे। और 2 डिकेड तक, लेकिन अगले 2 डिकेड तक कोल विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इंडियाज एनर्जी सिस्टम। नाउ द प्रीलिम्स टॉपिक्स। आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। तो इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई, एमपीसी की मीटिंग होती है, उसमें 6.5 रेपो रेट को रखा गया। व्हाट इज रेपो रेट फर्स्ट ऑफ ऑल? सो रेपो रेट इज बेसिकली शॉर्ट फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, जो कि इंटरेस्ट होती है जिसपे सेंट्रल बैंक जो है दैट लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है
जो कि रिजर्व बैंक के पास होता है। इससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इंडिया में जो रिजर्व बैंक है उनके पास मॉनेटरी पॉलिसी मैंडेट है। उनका काम है इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना। इसके लिए उनके पास टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स में एक टूल है रेपो रेट। तो रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये शॉर्ट टर्म होता है। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई विद इन द इकोनॉमी। इसको 6.5 रखा है सिंस 2022, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। उसके बाद से दुनिया भर में जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी अपनी रेपो रेट, चाहे इंग्लैंड में हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर इंडिया हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो, वहां पे उन्होंने बढ़ाई है रेपो रेट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इन कंट्रीज में काफी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया इन्फ्लेशन? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। कल की डेट में पेट्रोल ने 90, जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, $90 पर बैरल हो चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो मोर पेन इज कमिंग, ज्यादा इन्फ्लेशन अब आएगा दुनिया भर में फिर से। इसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट्स बढ़ाई जाती है। लेकिन जब रेपो रेट्स बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स बढ़ा देते हैं। तो जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनका वो जो लोन लेते हैं बैंक से वो एक्सपेंसिव, महंगा हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर हम इसको नहीं हटा, आरबीआई कुछ नहीं करता इसके ऊपर, तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा इकोनॉमी के अंदर, जो कि अपने आप में काफी नेगेटिव है, पर्टिकुलरली फॉर पुअर पीपल। इसलिए रेपो रेट को उन्होंने अनचेंज रखा है। लेकिन ये कहा है कि आने वाले समय में, जैसे थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो अभी शुरू हुआ अप्रैल 1 में, वहां हम रेपो रेट को कम करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। सेकंड इज मार्च सर्विसेज पीएमआई। ये काफी अच्छा नंबर आया है। इट सर्वे सिग्नल्स एक्टिविटी ग्रो टू स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2010। ये एचएसबीसी इंडेक्स होता है, एचएसबीसी बैंक का इंडेक्स है, जिसमें वो देखते हैं, बेसिकली सर्वे बेस्ड होता है, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। ये फरवरी में 60.6 था, अभी 61.2 हो गया है। मतलब जो कंपनीज हैं वो एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि काफी एक्सपेंशन होगा इन द डिमांड ऑफ द सर्विसेज। जैसे वो बात कर रहे हैं कि कई सारी सर्विसेज हैं जहाँ डिमांड काफी बढ़ेगा। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ये कंपनी ज्यादा हायर करेंगी क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 16 ईयर हाई लेवल पे गया है। 2008 के बाद इतना बड़ा एक्सपेंशन अभी हम देख रहे हैं, और 2010 के बाद इतना बड़ा एक्सपेंशन हम सर्विसेज में भी देख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अभी हमने देखा कि जो क्वार्टर बीता, Q3 ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें 8.4% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है। अभी जो क्वार्टर मार्च 31 को खत्म हुआ उसमें कहा जा रहा है कि 8% से ज्यादा होगी। सो एक तरीके से वी आर बैक, वी आर सो बैक इन ए वे। तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में एवरेज 8% से ऊपर रहेगी जनरली। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। ये एक बैरोमीटर है जिससे आप देखते हो कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैरोमीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ईपीएफओ के जो इनरोलमेंट रोल है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम हुआ है, फैक्ट्री आउटपुट कितना बढ़ा है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितनी बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, जिसमें से एक है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तीसरा टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। ये न्यूज में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके तहत सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर है। एक बीमारी घर में आती है और वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ऐसे समय में उनकी सहायता की जा सके। तो आयुष्मान भारत मिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना, ये जो हेल्थ अकाउंट है, इसके जो फीचर्स है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन को एनेबल करता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स इससे बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास जैसे आधार है जिससे नंबर सब कुछ लिंक्ड है, वैसे ही एक आपके पास अकाउंट होगा जिसमें पूरा आपका हेल्थ डेटा रिकॉर्डेड रहेगा। तो स्टोरेज रहेगा इजी, और पेशेंट इंफॉर्मेशन जो है डॉक्टर के पास स्ट्रीमलाइन वे में अवेलेबल हो जाएगी। पोर्टेबिलिटी होगी, तो पोर्टेबिलिटी की जा सकती है इसे बड़े आराम से।
तो बेनिफिशियरीज टू एक्सेस सर्विसेज सीमलेसली, कहीं भी वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगी। की फीचर्स है आभा के। बेनिफिट्स भी है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा, इफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी है इसमें, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, और आभा नंबर जो है ये यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी होगी पर्सन की अक्रॉस डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर अक्रॉस द कंट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल रिफॉर्म आप इसको कह सकते हो, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। और हमारा पिछले 15 सालों में एक्सपीरियंस रहा है कि मोर डिजिटलाइजेशन इज गुड फॉर इंडियन सर्विस डिलीवरी, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट। इससे लीकेज कम होता है, स्ट्रीमलाइनिंग ज़्यादा हो जाती है, और जो ओरिजिनल बेनिफिशियरीज हैं उनको फैसिलिटीज जो सरकार मुहैया कराना चाहती है वो इजिली अवेलेबल हो जाती है। दैट्स ऑल टुडेज क्लास। आई विल मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू।